हाय एवरीवन। ये वीडियो एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज के ऊपर है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि क्या टर्म्स यूज़ किए जा रहे हैं। काफ़ी लोग कुछ भी नहीं जानते कि उनकी चंद्र राशि कौन-सी है, लगन राशि कौन-सी है, उनमें क्या डिफ़रेंस है। लोगों को चंद्र कुंडली के बारे में नहीं पता होता। ऐसा स्टार्टिंग में होता है, हमारे साथ भी होता था और कई बार लोग बुक से खुद से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, क्या डिफ़रेंस है दोनों में। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा। इसके अलावा कई बार लोगों को हाथ से बनी कुंडली और सॉफ्टवेयर की कुंडली में डिफरेंस नहीं पता होता है, तो वो यहाँ पे आपको मैं बताऊँगा। उसके अलावा जो बेसिक हाउसेज़ हैं और अगर जिन हाउसेज़ में प्लैनेट्स नहीं हैं, उनको कैसे डील करते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आगे क्या है। और जिन किसी को भी नहीं समझ में आएगा ना, वो फिर से देखिएगा क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि धीरे पढ़ाऊँ और क्लियर आपको समझा पाऊँ। फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें कहीं पे रह जाती हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास कुंडली है जो आप सभी को दिख रही है। अब आज के इस टॉपिक में जो मैं चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम बेसिक से बताऊँगा। तो इसमें लगन, जन्म लगन, चंद्र लगन, सूर्य लगन और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि एनी प्लैनेट कैन बी यूज्ड एज़ अ लगन। ठीक है? तो आप किसी भी प्लैनेट को एक लगन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? और हाउ टू सी भाव, भावेश, कारक तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। हो सकता है थोड़ी-सी बड़ी वीडियो हो जाए, तो आप लोग देखते रहिएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो बेसिक है और उससे आपका एक बेस डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आप बुक्स वगैरह किसी से भी पढ़ सकते हैं या और भी यूट्यूब वीडियोज़ देख के आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे कुंडली देखनी है। तो अभी आप देखो, कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? वो होती है आपका डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है? डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा टाइम सही नहीं है या हमारी डेट सही नहीं है, तो क्या आप कुंडली देख सकते हैं? तो इसमें बहुत क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका डेट, टाइम ये सही नहीं है, तो आपकी कुंडली नहीं बन सकती। वो कुंडली गलत बनेगी, तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है? एक और चीज़ इसमें आती है कि कई बार लोगों का टाइम अप्रॉक्स होता है। ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेट टाइम के लिए एक होता है बीटीआर। बीटीआर मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन तब भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपका टाइम नहीं हो लेकिन किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता कि ये किस लेवल तक ठीक बताया जा सकता है और काफ़ी टफ एक प्रैक्टिस होती है ये। बीटीआर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उस कंडीशन में होता है जब आपको आपका जो टाइम है वो अप्रॉक्सिमेटली कुछ ना कुछ तो पता ही हो। जैसे मान लो आपका टाइम आपको नहीं पता लेकिन ये पता है कि 5 बजे के आस-पास हुआ था या सवा 5 के आस-पास हुआ था या 5 से 6 के बीच में हुआ था। उस समय बीटीआर सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। फिर आपके लाइफ के इवेंट्स को देख के और आपके बिहेवियर को देख के और बाकी चीज़ों को देख के आपके घर में कैसे संबंध है, मम्मी-पापा से कैसे संबंध है, आपका घर कैसा है, पढ़ाई कैसा है, ये सब देख के क्रॉस क्वेश्चन करके हम बीटीआर के थ्रू कुंडली में टाइम सही कर सकते हैं, एक सर्टेन लेवल तक। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं पता है, तो फिर बीटीआर भी मुझे नहीं लगता कि काफ़ी सही बैठता है, फिर वो एक प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ हो जाती है। इसलिए कुंडली में डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ का सही होना ज़रूरी है। अगर आपका ये सही नहीं है, तो अनफॉर्च्यूनेटली आपकी सही कुंडली तो नहीं बन सकती। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे हम प्रश्न कुंडली बोलते हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने ये नाम सुना होगा, प्रश्न कुंडली का। तो प्रश्न कुंडली क्या होता है ना, इसके नाम में ही प्रश्न है। ठीक है? तो प्रश्न कुंडली क्या होता है, जैसे आपके पास सपोज़ कुंडली नहीं है, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए और आपने उससे क्वेश्चन पूछा। सपोज़ कोई मेरे पास आया और मेरे को किसी ने दिन में 3 बजे क्वेश्चन पूछा, तो मैं ना वो 3 बजे का टाइम डालूँगा, आज की डेट डालूँगा, आज 29 तारीख है, आज की डेट डालूँगा और जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो लखनऊ प्लेस डाल दूँगा। ठीक है? तो उस समय एक कुंडली क्रिएट होगी, उस पर्टिकुलर टाइम की, उस पर्टिकुलर डेट की और प्लेस की, जहाँ पे वो पर्सन मेरे से कुछ पूछने आया है। तो उसे प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो उसके थ्रू हम उसके 1 या 2 या 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे, उसका आंसर दे सकते हैं। उसमें भी लिमिटेशंस होते हैं कुछ, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। बट प्रश्न कुंडली काफ़ी ज़्यादा सटीक होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है और उससे भी एग्ज़ैक्टली अच्छे आंसर्स निकलते हैं। बट जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपकी लाइफ़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, उसने ब्लॉक कर दिया, फिर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कब अनब्लॉक करेगी? फिर आप 10 एस्ट्रोलॉजर से सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस समय पे प्रश्न प्रश्न कुंडली कुछ भी काम नहीं कर पाएगी। ठीक है? तो
प्रश्न कुंडली के अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन अगर किसी की कुंडली नहीं होती है और उसको बहुत जानने की इच्छा होती है, जैसे मान लो 32 साल का हो गया, 34 साल का कोई इंसान हो गया, 36 साल का होने वाला है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो वो चुपचाप एक अच्छे प्रश्न एस्ट्रोलॉजर के पास जाए और अच्छे समय पे जाए और पूरी ट्रस्ट के साथ जाए और उससे क्वेश्चन पूछे कि मेरी शादी नहीं हो रही है, कब तक होगी? तब प्रश्न कुंडली में जो आंसर निकलेगा वो सही निकलेगा। अदरवाइज़ ऐसे चलते-फिरते आप किसी से भी कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे तो उसके आंसर सही नहीं निकलते हैं। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिए। अदरवाइज़ अगर आपके पास डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, तो कुंडली के थ्रू हेल्प कर पाना एस्ट्रोलॉजर के बस में नहीं है फिर। फिर और भी जो मेथड्स होते हैं जैसे पाल्मिस्ट्री है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, फेस रीडिंग वगैरह या सामुद्रिक शास्त्र है उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अपने यूज़ में ला सकते हैं। बट कुंडली तो आपकी नहीं बन सकती क्योंकि कुंडली का बेस होता है वो डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ ही होता है। ठीक है? तो इनमें से कोई भी चीज़ गड़बड़ है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लेस के केस में आप कुछ दूरी तक जा सकते हैं, जैसे 80-100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर तक। प्लेस में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता। बहुत ज़्यादा अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड चेंज होता है, तो सबलॉर्ड होता है। जैसे ये थोड़ा-सा कृष्णमूर्ति पद्धति में सबलॉर्ड का यूज़ करते हैं। आप समझ लो कि नक्षत्रों को और आगे डिवाइड कर देते हैं, तो सबलॉर्ड के केसेस में सबलॉर्ड चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड अगर चेंज होता है। अदरवाइज़ प्लेस में 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक कुछ ख़ास चेंज नहीं आता है कुंडली बनाने में, ठीक है? बट डेट और टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर ये नहीं है तो अनफॉर्च्यूनेटली आपकी सही कुंडली नहीं बन सकती है और एस्ट्रोलॉजर आपकी कोई भी ख़ास हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, कुछ आपको गाइड कर सकता है, जैसे टाइम अगर आगे-पीछे है तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ऐसी सुविधा होती है कि बिना हाउसेस के भी हम लोग गाइड कर सकते हैं। ठीक है? वो प्लैनेट्स के कारक तत्व के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि मार्स, मरकरी एक साथ है, तो उसके कुछ रिज़ल्ट होंगे। अब आपका कुंडली में कहीं भी मार्स, मरकरी है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, चाहे यहाँ पे है, टाइम आपको नहीं पता है, लेकिन मार्स, मरकरी के जो आपस में होने के रिज़ल्ट होते हैं, वो आपकी कुंडली में फिर अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से थोड़ी मदद की जा सकती है, लेकिन सही-सही कुंडली बनाना बिना टाइम और डेट के पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपके पास नहीं है तो उसको पता करने की कोशिश करिए, अगर नहीं पता चल रहा है तो ज़बरदस्ती किसी को गलत टाइम प्लेस देके आप खाली एस्ट्रोलॉजर का पैसा बना सकते हैं, बट आपको वो बहुत सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। ठीक है? तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास अगर डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में वो इनपुट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा कुंडली बन के आ जाएगा जिसमें 12 हाउसेस होते हैं। अब यहाँ पे पहला जो एक डाउट इंसान के मन में क्रिएट होता है कि हम हाथ से बनी वाली कुंडली सही होती है या सॉफ्टवेयर से बनी वाली कुंडली सही होती है। कई बार लोग ये भी पूछने आते हैं कि सर आप हाथ से बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो इसमें क्या है ना कि देखो, दोनों के अपने फ़ायदे हुआ करते हैं। हाथ से बनाते हैं कुंडली अब बहुत कम लोग, ठीक है? हाथ से बनी कुंडली बनाने का फ़ायदा ये होता था कि आप मून के लॉन्गिट्यूड लिखते थे, ये लगन होता है इसके लॉन्गिट्यूड बनाते थे, प्लैनेट्स फ़िल करते थे खुद से हाथों में, उनके नक्षत्र लिखते थे, ठीक है? व्यक्ति किस दिन में पैदा हुआ है वो लिखते थे, ठीक है? सुबह को पैदा हुआ है, शाम को पैदा हुआ है वो लिखते थे, किस नक्षत्र में वो जन्म ले रहा है वो लिखते थे, अमावस्या के आस-पास है या कहाँ का है। तो ये सब जब चीज़ें हाथ से लिखते थे, तो एस्ट्रोलॉजर के मन में ये चलता रहता था कि अच्छा इसका ये रिज़ल्ट आएगा, इसका ये रिज़ल्ट आएगा, रात को पैदा हुआ है तो ऐसा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है? तो वो जो रिज़ल्ट्स है ना वो उनके मन में डेवलप होते रहते थे। तो जब पत्रिका पूरी बन जाती थी तो उनके मन में एक पूरा बिल्डअप हो जाता था कि हाँ, इसका ये भविष्य है, इसका ये रिज़ल्ट है। तो वो एक तरह से एस्ट्रोलॉजर के लिए काफ़ी फ़ायदे वाली बात थी। अ, उसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हाथ से बनाने में कई बार मैथमेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है? मैंने कई पुरानी कुंडली देखी है जिनमें कई बार पंचांग में गलत देख लिया तो वो ह्यूमन नेचर है कि गलत लिखा जाता है या गलत देखा जाता है या गलत हाउस में फ़िल कर दिया प्लैनेट। तो वो मैथमेटिकल गलतियाँ हो जाती है, अदरवाइज़ नॉलेज के हिसाब से देखे जाए तो हाथ से कुंडली बनाते समय एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज जो है वो अच्छी डेवलप होती थी और उसको काफ़ी याद रहता था। अभी सॉफ्टवेयर से बनाने में क्या है कि सॉफ्टवेयर से बनाने में कैलकुलेशन तो करना नहीं पड़ता, तो कैलकुलेटिव पार्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सॉफ्टवेयर से बनी कुंडली में और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है। हाथ से बनी कुंडली में कई बार कैलकुलेटिव पार्ट गलत भी हो जाता है, बट सॉफ्टवेयर से बनी कुंडली में कैलकुलेटिव पार्ट सही रहता है। बट जो एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज बिल्डअप हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो सॉफ्टवेयर से बनी कुंडली में कम होती है, मतलब उसको बार-बार, बार-बार याद रखनी पड़ती है चीज़ें। लेकिन हाथ से बनी कुंडली में क्या होता था कि वो रोज़ कुंडली बनाता था तो उसको सारी चीज़ें ऑटोमैटिक ही याद रहती थी। यहाँ पे क्या होता है उसको बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता है, ठीक है? तो ये चीज़ है, अदरवाइज़ कैलकुलेशन के एस्पेक्ट से देखें तो सॉफ्टवेयर से बनी कुंडली ज़्यादा सही होती है।
इसके अलावा एक और चीज़ आती है कि सॉफ्टवेयर वाली कुंडली में क्या होता है कि ऑटोमेटिक पहले से फीड रिजल्ट दिए होते हैं कि वीनस इस हाउस में है तो ऐसा होगा, सैटर्न इस हाउस में है तो ऐसा होगा। तो कई बार एस्ट्रोलॉजर क्या होता है ना, इसको भी 399 में बेच देते हैं, इवन 999 में बेच देते हैं, 1500 रुपए तक भी बेच देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर में डालते हैं, जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर होते हैं, और उससे प्रिंट आउट निकाल के भेज देते हैं। तो जिन लोगों को भी पता नहीं होता वो उसको खरीद लेते हैं और उनका पैसा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका कुछ होता नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। जो प्री रिटन होता है सॉफ्टवेयर में, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आप अपने डेटा को इनपुट करेंगे और उसके बाद जो कुंडली निकल के आती है, जैसे यहाँ पे मैंने कुंडली है, इसको रीड करना एस्ट्रोलॉजर का काम है। लेकिन सॉफ्टवेयर में जो इनबिल्ट चीज़ें होती हैं, जो पहले से रिजल्ट्स दिए होते हैं, वो फालतू होते हैं, किसी काम के नहीं होते। उससे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपके खाली पैसे वेस्ट होंगे। कई बार लोग बेचते हैं उसे, इवन 100-100, 200-200 रुपए में बेचते ही रहते हैं, रोज़ 10-10, 20-20 कुंडलियाँ, और लोग लेते रहते हैं कि शायद उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बट विश्वास मानिए कि वो इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में फ्री में मिल जाएगी। आप जब भी अपना डेटा डालेंगे तो वो फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉपिक्स में इंक्लूड है लगन और चंद्रमा, ठीक है। अब इसको बताने से पहले एक मैं आपको बेसिक चीज़ ये बता देता हूँ कि लगन, ठीक है, लगन जो होता है वो फर्स्ट हाउस को कहते हैं कुंडली के। यहाँ मैंने हाउसेस के नंबर्स लिख रखे हैं, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ है, ऐसे ऐसे करके ये 11th है, और ये आपका लास्ट 12th हाउस है। नॉर्थ इंडियन कुंडली में जो यहाँ पे कुंडली बनी है, नॉर्थ इंडियन कुंडली में हाउसेस हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कई बार लोग ऐसा पूछते हैं कि, जैसे मैंने उनसे कहा कि सन आपका सेकंड हाउस में है तो कुछ रिजल्ट होंगे, ठीक है। अब कुंडली में मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे, और उनका सन यहाँ पे है। मान लो किसी का सन यहाँ पे है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि सन, मैंने बोला या किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि सन आपका दूसरे घर में है तो आपको सरकार से धन की प्राप्ति हो सकती है, या सरकार आपका धन ले भी सकती है। तो ये सन, ये जो 2 नंबर है ना, ये सेकंड हाउस को डिनोट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये 2 नंबर सेकंड राशि को डिनोट कर रहा है, ठीक है। सेकंड राशि होती है टॉरस, तो ये जो 2 नंबर है ना, ये टॉरस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सन सेकंड हाउस में नहीं है, आपका सेकंड हाउस ये है हमेशा। एक बात आप अपने दिमाग में पूरी तरीके से बैठा लीजिए अपने मन में कि नॉर्थ इंडियन कुंडली में जो ये ऐसे आपके सामने बनी हुई है, वहाँ पे ये हमेशा फर्स्ट हाउस होगा, ये हमेशा सेकंड हाउस होगा। सन के सेकंड हाउस में होने का मतलब है कि सन यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर सन यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 नंबर है, तो इसका मतलब सन सेकंड हाउस में नहीं है, ये 2 नंबर की राशि है। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी हाथ से बनी कुंडली में, यहाँ पे जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो हमेशा राशि के नंबर्स होते हैं, ठीक है। राशियाँ आप सभी लोगों को पता होंगी, अगर नहीं पता है तो ईजिली नेट में अवेलेबल हो जाती है। आपकी फर्स्ट नंबर राशि जैसे एरीज है, सेकंड नंबर राशि टॉरस है, थर्ड नंबर राशि आपकी जेमिनी है, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपकी टॉरस है, ये आपकी जेमिनी है, ये आपकी कैंसर है। तो आपके फर्स्ट हाउस में टॉरस राशि है, सेकंड हाउस में जेमिनी राशि है, थर्ड हाउस में कैंसर राशि है, फोर्थ हाउस में लियो राशि है, सिक्स्थ हाउस में वर्गो राशि है, ठीक है। तो ज़्यादा लिखना ना पड़े सॉफ्टवेयर्स वगैरह में, तो यहाँ पे जो राशियों के नंबर हैं वो लिख दिए जाते हैं। अदरवाइज़ हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे जेमिनी है, ठीक है, यहाँ पे कैंसर है, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे वर्गो है। लेकिन ये लिखना एक तो देखने में बहुत ज़्यादा अ, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड सा लगता है और ऊपर से कठिन भी होता है, तो उनको नंबर्स में बदल दिया गया। तो यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो ये राशियाँ हैं, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी हाथ से बनी कुंडली में, कहीं पर भी जो इन खानों में, इन भावों में, इन हाउसेस में जो नंबर्स लिखे जाते हैं, चाहे कोई भी नंबर लिखे हो, वो हमेशा राशियों को ही डिनोट करते हैं, वो हाउसेस को डिनोट नहीं करते। कभी भी यहाँ पे 3 लिखा होगा तो आप इसको थर्ड हाउस मत मानिएगा, ये आपका 10th हाउस है। मैंने आपको ईज़ी करने के लिए यहाँ पे बाहर हाउसेस के लिख दिए हैं नंबर्स, तो आप उससे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो ये 10th हाउस नहीं है,
अगर आपका यहाँ पे जुपिटर है तो जुपिटर 10th हाउस में नहीं है, जुपिटर 6th हाउस में है, 10 नंबर की राशि में है। और 10 नंबर की राशि कौन सी होती है? 10 नंबर की राशि कैप्रिकॉर्न होती है, मकर राशि। ठीक है, तो जितने भी लोग स्टार्ट करते हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो होपफुली आपका ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया होगा कि हाउसेस में जो लिखी रहती हैं वो राशियाँ होती हैं और हाउसेस फिक्स्ड होते हैं। जो मैंने बाहर नंबर लिख रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपके 12 हाउसेस हैं, ये फिक्स्ड हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि असेंडेंट क्या होता है। देखो, असेंडेंट की टेक्निकल डेफिनेशन तो अभी आपको समझ में नहीं आएगी। ईस्ट डायरेक्शन में जो राशि उदय होती है उसे असेंडेंट कहते हैं, बट उसको आप भूल जाइए अभी के लिए। आप ये बस मानिए कि असेंडेंट, ठीक है, असेंडेंट, लगन, जन्म लगन, फर्स्ट हाउस, ठीक है, ये इस हाउस के ही सारे नाम हैं, सेम नाम है। इसी को असेंडेंट बोलते हैं, इसी को लगन बोलते हैं, इसी को जन्म लगन बोलते हैं, इसी को फर्स्ट हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। उसके बाद आ जाता है चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा, चंद्रमा जहाँ पे भी होता है उसको चंद्र राशि कहते हैं। अब मान लो किसी का चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे टॉरस का साइन है, तो इस व्यक्ति की जो चंद्र राशि है वो टॉरस हो जाएगी। ठीक है, टॉरस मतलब वृषभ। इसकी चंद्र राशि टॉरस हो जाएगी। चंद्र राशि को ही जन्म राशि बोलते हैं। यह सिंपल भाषा में जिसे राशि बोलते हैं ना, कि आपकी राशि क्या है, आपका ज़ोडिएक साइन क्या है, ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स में निकलते हैं या फिर जो आपको इंटरनेट में मिलते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं या यूट्यूब में बताते हैं, इंस्टाग्राम में बताते हैं कि आपकी राशि लियो है तो आप लीड करने वाले होगे। तो वो जब भी आपकी राशि की बात करेंगे ना, वो हमेशा चंद्रमा की राशि की बात की जाती है। ठीक है, जहाँ भी चंद्रमा आपकी कुंडली में होगा, वहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है और वो नंबर जिस राशि को डिनोट करता होगा वो आपकी राशि हो जाएगी। जैसे कि फर्स्ट नंबर एरीज को डिनोट करता है, ये होपफुली आपको पता होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। सेकंड आपका टॉरस को डिनोट करता है, थर्ड आपका जेमिनी को डिनोट करता है, फोर आपका कैंसर को डिनोट करेगा, फिफ्थ लियो को डिनोट करेगा, सिक्स्थ वर्गो को डिनोट करेगा, सेवन्थ लिब्रा को डिनोट करेगा, एट्थ स्कॉर्पियो को डिनोट करेगा, नाइन्थ सेजिटेरियस को डिनोट करेगा। ठीक है, 10 नंबर कैप्रिकॉर्न को डिनोट करेगा, 11 एक्वेरियस को डिनोट करेगा, 12 नंबर पाइसिस को डिनोट करेगा। ठीक है, तो मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह, फिर 6 नंबर वाली कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो ये आपके जैसे जैसे नंबर होंगे और ये नंबर यहाँ पे कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नंबर आपका यहाँ पे 2 3 4 ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, 8 9 10 ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, 12 1 2 3 ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, किसी से भी राशि से स्टार्ट हो सकता है, तो वो आपकी जन्म की राशि बन जाएगी। सपोज़ किसी की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? सपोज़ किसी की कुंडली में यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि आपका जो लगन है, लगन में आपकी लिब्रा राशि है, ठीक है? आपका लिब्रा लगन है, ऐसे उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा हम चंद्र राशि की बात कर रहे थे। अब इसी चार्ट में अगर ले लेते हैं कि इसकी लगन राशि अगर लिब्रा है, ठीक है? और चंद्रमा सपोज़ 10th हाउस में बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है 10th हाउस में, ठीक है? तो यहाँ पे 4 नंबर का साइन आ जाएगा, 4 5 6 7। तो इसको बोलेंगे इस व्यक्ति की कर्क राशि है, क्योंकि 4 नंबर राशि कर्क होती है। इस व्यक्ति की कैंसर राशि है और तुला लगन है। ठीक है, तो कैंसर राशि है और तुला लगन है। जब भी आपसे कोई राशि पूछे, आपको सिंपली ये मानना है कि आपको पता लग गया कि आपकी राशि जो जहाँ पे चंद्रमा बैठा होता है वो राशि होती है। ठीक है, चंद्र राशि को ही जन्म राशि कहते हैं और जो जन्म लगन होता है वो इसको कहते हैं जन्म लगन या लगन, सिंपली असेंडेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब चंद्र का नक्षत्र क्या होता है? चंद्रमा जिस भी राशि में बैठा होता है वहाँ पे एक नक्षत्र भी होता है। ठीक है, मान लो आपकी कोई राशि है, राशि जो ये होती है पूरी 30 डिग्रीज़ की होती है, तो इस 30 डिग्रीज़ में हमारे
3 नक्षत्र आ जाते हैं, तो चंद्रमा जितनी भी डिग्रीज़ पे बैठा होता है, एक पर्टिकुलर डिग्री में बैठा होगा, ठीक है? तो वो चंद्रमा का नक्षत्र हो जाएगा और वो ही आपका जन्म नक्षत्र हो जाएगा। जैसे कि आपकी जन्म राशि हो गई ना, वैसे ही वो ही आपका जन्म नक्षत्र हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? अब 4 नंबर में अश्लेषा नक्षत्र भी आता है, उसके अलावा 2 नक्षत्र और आ जाएँगे, तो हम लोग सपोज़ मान लेते हैं कि अश्लेषा ही नक्षत्र है, चंद्रमा आपका 28 डिग्री पे बैठा हुआ है, तो फिर अश्लेषा नक्षत्र आ जाएगा। तो चंद्रमा का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जन्म नक्षत्र क्या होगा, अश्लेषा, ठीक है? तो इस व्यक्ति की कुंडली में कर्क राशि है, अश्लेषा नक्षत्र है, लिब्रा या तुला लगन है, ठीक है? चंद्रमा 10th हाउस में बैठा हुआ है, 4th हाउस में नहीं बैठा हुआ है। ये 4 नंबर मतलब कर्क राशि है। तो ये बेसिक चीज़ होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा चंद्र राशि क्या होती, चंद्र राशि तो मैंने आपको बता दी, चंद्र लगन क्या होता है, ठीक है? तो चंद्र लगन, सूर्य लगन या किसी भी ग्रह का लगन, ये मैं आपको इस कुंडली से बताता हूँ। देखिए, हमें पता है कि हमारा जो बेसिक लगन है, वो ये है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस को हम लगन कहते हैं, ठीक है? अब ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड में चार्ट है, इसमें हमें चंद्र लगन बताना है या बनाना है। तो चंद्र लगन क्या होता है कि सिंपली आपने चंद्रमा को उठाया और लगन में रख दिया, ठीक है? बाकी प्लैनेट्स को उसी हिसाब से रोटेट कर दिया। सूर्य लगन क्या होता है कि आपने सिंपली सूर्य को यहाँ से उठाया, लगन में ले गए, ठीक है? राहु का लगन क्या होगा? आपने राहु को उठाया और लगन में ले गए, ठीक है? तो हम लोग चंद्र लगन बना के देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, चंद्रमा को यहाँ पे लिख देना है। चंद्रमा के नीचे कौन-सी राशि है? लिब्रा राशि है, तो आपने यहाँ पे लिब्रा लिख दिया। लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, पाइसेस, एरीज़, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो और वर्गो। अब बाकी प्लैनेट्स को उनकी राशियों के हिसाब से आप पुट कर दीजिए। जैसे स्कॉर्पियो में यहाँ पे सैटर्न और केतु है, तो आपने यहाँ पे सैटर्न लिख दिया, केतु लिख दिया। फिर उसके बाद सैजिटेरियस में यहाँ पे आपका मरकरी है, तो आपने सैजिटेरियस में मरकरी लिख दिया। फिर आपका कैप्रिकॉर्न में जुपिटर और सन है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे कैप्रिकॉर्न में जुपिटर, सन लिख दिया, ठीक है? उसके बाद एक्वेरियस में आपका वीनस और मार्स है, तो आपने एक्वेरियस में वीनस और मार्स लिख दिया, ठीक है? पाइसेस में कुछ नहीं है, एरीज़ में कुछ नहीं है, टॉरस में आपका राहु है, तो टॉरस में आपने राहु लिख दिया, ठीक है? तो ये आपकी चंद्र कुंडली कंप्लीट हो गई। इसी को चंद्र कुंडली कहते हैं, इसी को चंद्र लगन कहते हैं, ठीक है? तो सेम ऐसे ही आपको किसी भी ग्रह की कुंडली बनानी है और हर ग्रह की कुंडली इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में कि क्यों इम्पोर्टेंट होती है। तो अब अगर मान लो आपको यहाँ से राहु की कुंडली बनानी है या आपको सूर्य की कुंडली बनानी है, ठीक है? तो आपने देखा सूर्य कैप्रिकॉर्न राशि में बैठा हुआ है, आप यहाँ पे कैप्रिकॉर्न लिख दीजिए और सूर्य लिख दीजिए, ये बन गई आपकी सूर्य कुंडली। सूर्य के साथ जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर को आप यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली, और नेक्स्ट हाउस में आपके एक्वेरियस का साइन है, वीनस है, मार्स है, ठीक है? इसके पहले वाले में आपका सजिटेरियस का साइन है, यहाँ पे मर्क्यूरी है। बाकी प्लैनेट्स भी आप उनके साइन के हिसाब से लगा दीजिए, उसमें लिख दीजिए, तो आपकी सूर्य कुंडली बन गई। तो जो भी आपको कुंडली बनानी है, उस ग्रह को उसकी राशि के साथ उठा के रोटेट कर दीजिए और बाकी ग्रह को उनकी राशियों के साथ वैसे ही लिख दीजिए और आपकी उस ग्रह की कुंडली तैयार हो जाएगी, ठीक है? तो ये काफ़ी सिंपल है। ऐसे ही चंद्र कुंडली की काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है, तो चंद्र कुंडली हर किसी के साथ बनती ही बनती है, ठीक है? अब हमारे पास और क्या है? तो एक हमारे पास आज की लास्ट चीज़ ये बची है कि हाउ टू सी फ्रॉम भाव-भावेशन कारक। तो अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में अपना डेट डाला, टाइम डाला, प्लेस डाला, आपको ये भी पता चल गया कि ये हाउसेज़ होते हैं, ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। जैसे मैंने अभी सूर्य की सीरीज़ बनाई थी इंस्टाग्राम में, तो किसी का सूर्य अगर फोर्थ हाउस में है तो कैसे देखेंगे? अगर आपकी कुंडली में सूर्य यहाँ पे है, तो आप वो फोर्थ हाउस वाली वीडियो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब किसी भी एक बेसिक सा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। सब किसी भी चार्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है?
कोई भी अगर आप हाउस देख रहे हो, जैसे कि ये 10th हाउस है, तो ये करियर का हाउस है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस हाउस पे, उस प्लैनेट का होता है जो वहाँ पे बैठा होता है। सपोज़ यहाँ पे जुपिटर बैठा है, तो जुपिटर का 10th हाउस पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा। आपको ये देखना है कि उस व्यक्ति का करियर जुपिटर से इन्फ्लुएंस होगा ही होगा उसकी लाइफ में, चाहे दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है? कोई भी पर्सन हो। अगर किसी की कुंडली में यहाँ पे कुछ नहीं बैठा है, लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि सर हमारा 10th हाउस में कुछ नहीं बैठा है, तब हम क्या करें या तब हम क्या देखें? तो आपको ये देखना है कि उस हाउस को कौन-सा प्लैनेट देख रहा है, ठीक है? प्लैनेट की डिफरेंट दृष्टियाँ होती हैं, इसके बारे में कभी हम बताएँगे। तो आपको ये देखना है कि कौन-सा प्लैनेट देख रहा है। सपोज़ यहाँ से यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है, तो जुपिटर ही देख रहा है उसे, तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे जो प्लैनेट बैठा होता है, उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, सबसे हाई इंटेंसिटी में इन्फ्लुएंस होता है। सेकंड जो प्लैनेट देख रहा होता है, उसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है? अब मान लो किसी की कुंडली में कोई प्लैनेट ना बैठा हुआ है, ना देख रहा होता है, तब तब क्या होगा? तब देखो यहाँ पे कोई ना कोई राशि तो लिखी ही होगी। सपोज़ यहाँ पे हमने कर्क राशि लिखी थी 4 नंबर, ठीक है? अब इसका लॉर्ड मून होता है, तो मून जहाँ भी जाके बैठा होगा, जैसे यहाँ पे 10th हाउस का लॉर्ड, अब इसको बोलेंगे कि 10th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाके बैठ गया, ठीक है? मान लो कि मून यहाँ पे बैठ जाता, तो हम इसको बोलते कि 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाके बैठ गया, फिर वो रिज़ल्ट हम लोग बताते, ठीक है? तो पहले आपको ये देखना है कि क्या वहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा है कि नहीं बैठा है? अगर बैठा है तो उसका इन्फ्लुएंस आएगा। सेकंड नंबर पे हमें देखना है, ये सीक्वेंस है और ये अ, मतलब यही सीक्वेंस होता है, ये रूल है कि आपको सबसे पहले देखना है कि आप ऐसा नहीं देख सकते कि ये वाला प्लैनेट कहाँ जाके बैठा हुआ है, ये आपका थर्ड नंबर पे आएगा, ठीक है? ये बहुत गलत तरीका है देखने का, अगर आप लोग ऐसे देखते हैं तो ऐसा देखना बंद कर दीजिए। जैसे कि लोग देखते हैं ना, मान लो सपोज़ यहाँ पे जुपिटर ही बैठा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे मार्स है, तो जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका इन्फ्लुएंस भी है, मार्स यहाँ से देख रहा है, इसका इन्फ्लुएंस भी है। अब सपोज़ यहाँ पे 4 नंबर ही है और मून यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है? तो 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ गया। तो कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये देखते हैं कि 10th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठ गया, ठीक है? एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं करते हैं, जो नया-नया सीख रहे होते हैं वो ऐसा कर देते हैं, ठीक है? तो आपको सीक्वेंस में ही देखना है और ये रूल है एस्ट्रोलॉजी का। आपको सबसे पहले देखना है कि कौन-सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है। सेकंड नंबर पे देखना है कि कौन-सा प्लैनेट देख रहा है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है, इसको सेकंड पे देखना है। थर्ड नंबर पे देखना है कि इसका लॉर्ड कहाँ गया हुआ है, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ें आपको इसी सीक्वेंस में देखनी है। तो अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो आप डायरेक्टली इस पे आ सकते हो कि कौन-सा प्लैनेट देख रहा है। अगर कोई प्लैनेट नहीं देख रहा है, तो आपको डायरेक्टली ये देखना पड़ेगा कि इसका लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा हुआ है। तो ये 3 नियम होते हैं कि उस भाव में कौन-सा प्लैनेट बैठा होता है, ठीक है? उस भाव को कौन-सा प्लैनेट देख रहा होता है और तीसरा होता है कि उस भाव का, उस हाउस का प्लैनेट कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, ठीक है? तो ये एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखने का सही तरीका होता है और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भाव चलित के बारे में बताऊँगा। आप लोगों ने ये नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, भाव चलित, कि भाव चलित कुंडली क्या होती है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। जिसको भी नहीं समझ में आया है वो दोबारा देख सकता है और कमेंट करके पूछ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाव चलित के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाव चलित और जो हमारी जन्म कुंडली होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।